नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। देश की नई संसद में लगे अखंड भारत के नक्शे ने पड़ोसी देशों में एक बहस सी छेड़ कर रख दी है और इसी बहस में अब नेपाल भी शामिल हो गया है। नेपाल के काठमांडू के मेयर बालेन्दु शाह ने अखंड भारत के नक्शे के विरोध में ग्रेटर नेपाल का नक्शा सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नेपाल हमारे लिए महज एक देश है या वो छोटा भाई जिसके हमसे संबंध कभी सीमाओं में न बांधे जा सकते हैं और ना ही नापे जा सकते हैं। तो बहस छिड़ी हुई है नेपाल और भारत के बीच में और ग्रेटर नेपाल का जो नक्शा नेपाल के मेयर ने सामने रखा है, तो लिपुलेख से लेकर काला पानी तमाम चीज़ों पर राय बनाने से पहले समझना ये होगा कि दरअसल नेपाल और भारत दो देश होने के साथ ही उनके इतने गहरे आंतरिक और सांस्कृतिक लगाव हैं कि जो शायद सीमाओं में नहीं बांटे जा सकते। और ये पहल दोनों तरफ से सरकारों और नागरिकों को जुटकर मिलकर करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी उसकी सीमाओं से किसी देश को उसकी स्थिति से आंका नहीं जा सकता। वर्तमान में नेपाल हमेशा, चाहे आप भूत भविष्य वर्तमान देखेंगे, नेपाल हमेशा भारत के लिए एक ऐसा भाई रहा है कि जहां से हम न सीमाओं को रोक सकते हैं न लोगों को रोक सकते हैं एक दूसरे के मिलने जुलने, और तमाम चाहे व्यापार हो चाहे शैक्षणिक तमाम चीज़ें जहां पर भारत और नेपाल एक दूसरे के बहुत निकट हैं। और लंबे समय से जब भी भारत और नेपाल का जिक्र होता है तो हमेशा ये कहा जाता है कि नेपाल भारत का छोटा भाई है या भारत का भाई है। तो फर्ज दोनों तरफ से निभाने की प्रतिबद्धता और जो बहस नेपाल के भीतर भी चल रही है उसको भी कहीं ना कहीं, हालांकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहुत स्पष्ट इस नक्शे के बारे में किया कि भारत का सांस्कृतिक नक्शा है, इसको किसी अलग परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाए। और ग्रेटर नेपाल की बात करने वाले भी कहीं ना कहीं ये समझे कि नेपाल और भारत को सीमाओं में नहीं बांटा जा सकता। तो अब ऐसे में दोनों देशों के नागरिकों को, देशों को और तमाम नीतियों में मिलकर ये तय करना होगा कि आखिर ये संबंध किसी आवश्यकता के आधार पर नहीं बने हैं, ये संबंध किसी ऐसे आधार पर नहीं बने हैं जिसमें कहीं कोई स्वार्थ हो, कहीं कोई एक दूसरे को छीनने की कोशिश हो। ये संबंध पूर्ण रूपेण विश्वास पर, संस्कृति पर, परंपराओं पर, मर्यादा पर और गर्व से बने हैं। और इन संबंधों को जीवित रखने की जिम्मेदारी हम सब की, और हम सब की ये जिम्मेदारी भी कि कैसे भारत और नेपाल एक दूसरे के लिए पूर्ण रूपेण परोक्ष रूप से खड़े हों और सामंजस्य विश्व में एक ऐसी मिसाल बनकर पनपे कि उदाहरण लोगों को देना पड़े कि देश भी किस तरह मित्रवत रह सकते हैं। ये भारत और नेपाल से सीखिए।
तो नेपाल और भारत के इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। नवलकांत सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार, शिशिर श्रीवास्तव, विदेश मामलों की जानकार, वीरेंद्र रावत, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले वीरेंद्र जी आपके पास आएंगे। वीरेंद्र जी, भारत और नेपाल के संबंधों में जब भी कोई बहस होती है तो हम कह देते हैं वो तो छोटा सा देश है, देश की तरह नहीं देखा जा सकता। ये संबंध बहुत पुराने हैं, संस्कृति के आधार पर तय किए हुए संबंध हैं। इन संबंधों में बहुत जीवंतता है। क्या लगता है कि ग्रेटर नेपाल का जो नक्शा वहाँ के काठमांडू के मेयर ने जारी किया है, उसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? जब अखंड भारत का नक्शा जारी होता है तो वो कह देते हैं ग्रेटर नेपाल है। ये सामंजस्य आपस में एक दूसरे में कैसे स्थापित होगा कि महज सीमाओं की तौर पर नहीं देखा जाए भारत और नेपाल को? शिशिर जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? शिशिर श्रीवास्तव जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? तो भारत और नेपाल के संबंध बहुत पुराने और जीवंत और कहीं ना कहीं विचारधारा के तौर पर पूर्ण रूपेण एक जैसे। अब ऐसे में कुछ बहस ये चल पड़ी है कि नेपाल, चाहे चीन के कहने पर, चाहे नेपाल में आंतरिक कुछ ऐसे वहाँ पर बहस छिड़ पड़ी है कि अपने जो हिस्से हैं उनको लिया जाए। तो क्या तमाम तरह की चीज़ें नेपाल और भारत के बीच में समाप्त हो जाती हैं? क्या उन संबंधों को और तमाम एक दूसरे के प्रति जो परोक्ष रूप से खड़े हैं सामने, क्या उनको मदद करने की आवश्यकता नहीं है? वीरेंद्र जी, आवाज सुनाई दे रही है आपको मेरी? शिशिर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? शिशिर जी, जब भी नेपाल और भारत के बीच की कोई बहस होती है तो गैर जिम्मेदारी से कई बार डिबेट में ये कह दिया जाता है वो तो छोटा सा देश है, हमारा क्या कर सकता है। लेकिन नहीं लगता कि संबंधों के या देश के आधार पर न देखकर एक भाई के आधार पर नेपाल को देखा जाए और संबंधों में जीवंतता की बात की जाए, ना कि काटने की बात की जाए, एक दूसरे को समाप्त करने की जाए बात? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्योंकि जियो पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो नेपाल हमारा एक बहुत स्ट्रांग पार्टनर रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, भाई की तरह खड़ा रहा है। और कल्चरली हम लोग, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो बुद्ध धर्म हो, दोनों के जो उद्गम स्थल के महत्वपूर्ण अंग हैं, जैसे सीता जी का जन्म नेपाल में हुआ, महात्मा बुद्ध का जन्म भी नेपाल में ही हुआ। तो हम लोग कल्चरली बहुत जुड़े हुए, इंटीग्रेटेड हैं। और साथ में जियो पॉलिटिकली देखें तो नेपाल जो है चाइना और इंडिया के बीच में आता है। और जब से चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लिया है, इंडिया को वो चारों तरफ से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में घेर रहा है। यानी कि इंडिया की जो नेक है उसको चारों तरफ से वो घेर रहा है, ऊपर से भी और नीचे से भी, महासागर। तो नेपाल हमारा एक ऐसा पार्टनर है जो कि अगर भारत और नेपाल के संबंध अच्छे होते हैं, और जैसा कि 1950 की संधि हुई थी जिसमें हमने शांति और मित्रता की संधि करी थी, और पिछले 7 दशकों से, 70 सालों से भी अधिक इस संधि का नेपाल और भारत दोनों पालन कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाइना को कंट्रोल करने के लिए हम अपने रिलेशन नेपाल से रखें। और उसके 2 मेजर कारण है। एक, हमारा जो ट्रेड संबंध है नेपाल से, इंडिया का जो 11th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर है। यानी कि इंडिया अगर क्रम में देखें कि 20 सबसे ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट करता है तो 6,500 करोड़ का एक्सपोर्ट इंडिया नेपाल को करता है प्रति साल। और इम्पोर्ट में देखें तो वो करीब $840 मिलियन का है। यानी कि उसका जो है वो 1/8 से भी कम है जो एक्सपोर्ट करता है। तो इंडिया के लिए नेपाल जो है इकोनॉमिकली भी, कल्चरली भी और एज अ पावर हाउस अब हम बहुत अच्छी संधि कर रहे हैं उनसे। जैसे भारत के प्रधानमंत्री ने 4 दिवस की यात्रा करी, नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत में 4 दिवस की यात्रा करी थी जून के पहले सप्ताह में। तो आप देखेंगे कि अगर पावर
सेंटर्स बोथ इन टर्म्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, हम नेपाल से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी लेंगे और नेपाल को हम पेट्रोलियम दे देगा। तो ये कई कारण हैं जिसकी वजह से नेपाल और भारत के मित्रतापूर्ण संबंध और भी प्रगाढ़ होने चाहिए, गहरे होने चाहिए, और चाइना को कंटेन करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। नवलकांत जी, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं विश्वास कमजोर हुआ है और भारत और नेपाल के बीच में, और उसको मजबूत करने की आवश्यकता है वर्तमान में? देखिए सुशील जी जैसा बता रहे थे कि एक ऐसा राज्य देश है नेपाल जो जिसकी एक तरफ चाइना है और दूसरी तरफ भारत है, बीच में नेपाल है, और चीन और भारत के संबंध आपको पता है कि किस तरह के हैं, और चीन की जो रणनीति रहती है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो जाहिर सी बात है चीन लगातार कोशिश करता है कि नेपाल से ऐसी गतिविधियां हो जो कि भारत के खिलाफ हो, और नेपाल उसके पक्ष में खड़ा है, उसके लगातार वो प्रयास भी करता है। और बहुत सारे ऐसे नेता हैं, ऐसे लोग हैं जो समर्थन करते हैं चीन का। तो जाहिर सी बात है इस तरह का व्यवहार हो रहा है, जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं, जिसमें जैसे हम लोग चर्चा में बैठे हुए हैं कि काठमांडू के मेयर ने एक तस्वीर लगाई है ग्रेटर नेपाल की, और जाहिर सी बात है कि जो भौगोलिक स्थितियां हैं उसका उल्लंघन है। देखिए सांस्कृतिक और भौगोलिक सांस्कृतिक रूप से नेपाल और भारत कोई अलग नहीं है। आप स्कंद पुराण से लेके अथर्ववेद से लेके और जो अशोक के स्तंभ रहे हैं, तमाम जगह नेपाल और भारत एक ही है, एक ही जगह के हिस्से। लेकिन अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो लिच्छवियों के समय में नेपाल कमजोर होना शुरू हुआ, और उसके बाद पृथ्वी नारायण शाह का जब राज आया तो 1799 में उसने अखंड जो 53 हिस्से हो गए थे उनको एकजुट करने की कोशिश की, और 1826 आते आते उसने तीस्ता नदी से लेके पूर्व में ये इधर पश्चिम में सतलज तक के इलाके को, जिसमें कि सिक्किम के भी हिस्से थे, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश के भी हिस्से थे, जिसमें कि बिहार उत्तर प्रदेश के हिस्से थे, उनको जोड़ा था। तो वो एक इतिहास है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से नेपाल और भारत कभी अलग नहीं रहे। और 1950 में भारत नेपाल संधि इसी आधार पे हुई थी कि दोनों एक ही तरह के देश है, भले ही उनकी नागरिकता अलग अलग है, लेकिन जो स्वतंत्र व्यापार वहां से जुड़ा रहा, वहां पे आपको पासपोर्ट लेके जाने की जरूरत नहीं। तो जाहिर सी बात है कि भारत ने हमेशा कोशिश की मैत्रीपूर्ण संबंध रखने की, और आज नेपाल में भी ऐसा ही होता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो उस तरह की हरकत करते हैं। लेकिन आप देखिए ना कि वहां पे भारत के चाहने वाले कितने लोग हैं कि जो काठमांडू के मेयर ने जो हरकत की है उसका विरोध नेपाल में भी हो रहा है। नेपाल के जो तमाम जो पावरफुल लोग हैं, जो पहचान वाले लोग हैं, वो इस हरकत का विरोध कर रहे हैं। और भारत में जो संसद में नक्शे की बात हो रही है वो एक इतिहास है, वो एक मैप है उस इतिहास का। तो जाहिर सी बात है जो पुराना मैप है उसको खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन हम आज की डेट पे उसको नहीं बता रहे हैं कि पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा है, बांग्लादेश भी हमारा हिस्सा है। वो है अखंड भारत का हिस्सा था, लेकिन ये सच्चाई है। वीरेंद्र जी, जब भी चर्चा चलती है तो अक्सर ये जिक्र हो जाता है कि नेपाल को समझा देंगे, नेपाल क्या कह सकता है। लेकिन नहीं लगता कि ये बात करने के बजाय कहीं विश्वास की कड़ी को मजबूत करना होगा, क्योंकि उसे नेपाल को महज एक देश की तरह नहीं देख सकते। बहुत गहरे संबंध हैं, और कई बार ऐसा होता है कि एक अनावश्यक बयान उन संबंधों में ऐसी खटास डाल देता है। और ये हम सब की जिम्मेदारी है, आप भी बैठे, हम सब बैठे, हम सब की जिम्मेदारी है कि वो संबंध कैसे प्रगाढ़ हो, कैसे विश्वास पनपे कि नेपाल को भरोसा किसी और पर न करके भारत के साथ हाथ मजबूत करना पड़े। देखिए आपने सही बताया, जैसे देशों के जो घटनाक्रम घटता है उसमें बहुत सारे घटक होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उसके एक डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि कई चीजें पॉलिटिकल कंपल्सन की तरह काम करती हैं। अलग अलग नेता अलग अलग एजेंडे के तहत काम करते हैं, तो उसी तरह का बयान भी देते हैं। जैसे इसको छोटे रूप में देखें तो जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसमें कई प्रवक्ता होते हैं, जो ऑफिशियल प्रवक्ता होते हैं। कुछ अनऑफिशियल बयान जब आते हैं तो पार्टी खुद कहती है कि भाई ये उनका व्यक्तिगत बयान है। तो इसको उस रूप में भी देखा जाना चाहिए। और बाकी
अगर इसको फिर से एक छोटे रूप का उदाहरण दूं तो हम लोग जहाँ नेबरहुड में, जहाँ पड़ोस में रहते हैं, वहाँ पड़ोसियों में आपस में बहुत सारी चीजें होती हैं, ये एरिया हमारा है। तो इसी तरह देशों के भी जो एक उनके बीच में जिस तरीके के संबंध रहते हैं उसमें इस तरह की चीजें होती रहती है। ये कोई बहुत ही अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, एक्सिजरेशन वाली बात नहीं है कि बहुत बड़ी चीज हो गई। जहां तक अभी नवल खान जी ने भी बताया कि भारत और नेपाल का एक सांस्कृतिक और एक हिस्टोरिकल एक बहुत बहुत दूर तक जाता है, मतलब एशियन टाइम्स में चला जाता है। प्राचीन काल से आप देखें तो एक रिलीजियस कल्चरल जो एक बॉन्ड है दोनों देशों का बहुत स्ट्रांग है। वो इस तरीके के बयानबाजी और इस तरीके का जो भी घटनाक्रम घटता रहता है उससे मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा बाधित होता है। और जैसे आपने भी अभी जैसे चर्चा में अभी ये चीज निकल के आई कि जो नया मैप भी आया है उसमें इवन नेपाल में ही विरोध और उस तरीके के एक स्वर आने लगे हैं कि इस तरीके की चीज करके भारत और नेपाल का जो मैत्रीपूर्ण संबंध रहा है, कल्चरल और हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव है जिसका, उसमें एक दरार का काम करता है और दोनों ही देशों के लिए अच्छा नहीं है। जैसे कि साउथ एशिया में जो एक पॉलिटिकल एक जो एक लैंडस्केप है, जो चाइना को लेके देखें या पाकिस्तान भी आ जाता है, उसमें जो है एक नेपाल भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक कंट्री की तरह है। और मुझे लगता है जो भारत का जो राजनीतिक जो लीडरशिप है वो इस चीज को जानती है, और पहले भी इस तरीके की कुछ घटनाएं या इस तरीके के बयानबाजियां आई हैं, और दोनों देशों के जो एक मैच्योर्ड एक जो लीडरशिप है उसने बहुत ही एक परिपक्वता का एक परिचय देते हुए चीजों को बहुत ही रिजॉल्व कर लिया। बहुत उसमें आपने देखा वो कोई चीजें एक बियॉन्ड नहीं बढ़ी। तो मुझे भी लगता है जो ये अभी हुआ है ये भी एक उसी के घटनाक्रम का एक घटक की तरह है। और मुझे लगता है दोनों देशों का जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप है, जो जनमानस भी है जो भारत और नेपाल का, वो इस चीजों को जानता है कि ऐसी चीजें हो जाती है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी होती है। और मुझे लगता है कि ये रिजॉल्व हो जाएगी, इसमें बहुत ज्यादा एक तूल देने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक बात है। शिशिर जी, क्या सच में चाहे कोई कितनी भी बात कर ले, क्या सच में नेपाल और भारत को किसी सीमा में बांटा जा सकता है? आप वहाँ के लोगों को, यहाँ के लोगों को देखिए कि वो कितना, उनको सच में ये नहीं पता है कि देश दो अलग अलग देश हैं। उनको ऐसा महसूस होता है एक ही सब कुछ है। और ऐसे में अगर कोई नफरत या अलगाव की बात कर रहा है तो निश्चित रूप से उसका विरोध होना चाहिए, और हम सबकी जिम्मेदारी है कि उसके जो गलत बात हो रही है उसके खिलाफ अच्छी बात करके इन संबंधों को और मजबूत करें जिम्मेदारी से। सकारात्मकता की बात करें तो प्रेम और मित्रता और भाईचारा और संधि, ये चार शब्द हैं जो नेपाल और भारत को डिफाइन करते हैं। और कोई भी पॉजिटिव एनर्जी हमेशा नेगेटिव एनर्जी के ऊपर हावी रहती है। तो ये क्षणभंगुर है जो अभी इश्यूज हैं बॉर्डर को लेकर के या किसी ने बयानबाजी करी हो। अगर आप इतिहास देखें तो 100 साल पहले कोई बाउंड्री नहीं होती थी। जो भारत की प्रेजेंट बाउंड्री देखते हैं वो अंग्रेजों ने खींची और उन्होंने ही इंडिया चाइना और इंडिया नेपाल बॉर्डर्स डिफाइन किए। बट उससे पहले अगर आप जाएंगे आज से 200 साल पहले, तो नेपाल और भारत के बीच में तो कोई सीमा थी नहीं। हम सब एक ही प्रांत के कह सकते हैं कि हिस्से थे। और अगर आप देखें तो अगर दिल से भी कोई जो है इसमें कोई मनमुटाव की बात नहीं है। अगर अविश्वास की बात होती तो आज इंडियन आर्मी में 32,000 गोरखा सैनिक काम कर रहे हैं जो भारत देश के लिए, भारत की सीमाओं पर तैनात होकर के भारतीयों की रक्षा करने के लिए मरण पुरने को तैयार है। अगर किसी के अंदर, एक बार मानिक शाह ने कहा था कि अगर कोई सैनिक ये कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो सैनिक नहीं है या फिर वो गोरखा होगा। इतना जो है नेपाल के जो सैनिक यहाँ पे हम लोगों ने भर्ती किए उनमें विश्वास है। और साथ ही साथ इंडिया ने बहुत हैवी लेवल पे इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है नेपाल के अंदर। इंडिया की जो मेजर इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट है उसको देखें तो नेपाल काफ़ी प्रायोरिटी चाहता है। और साथ ही साथ अगर आप देखें कि नेपाल में जब अर्थक्वेक आया 2015 में, तो भारत ने लगभग 100 करोड़ की 96 करोड़ की प्रिसाइज की एड भारत ने तुरंत नेपाल को भेजी और रिहेबिलिटेशन में भी काफ़ी मदद करी। जो इतना बड़ा अर्थक्वेक था, पूरा काठमांडू और काफ़ी पार्ट जो है उसमें तबाह हो गए। तो भारत और नेपाल एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहे। और जहाँ तक बॉर्डर डिस्प्यूट की बात है, अगर आप इतना बड़ा बॉर्डर देखें, 1800 किलोमीटर का नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है। 5 स्टेट्स इंडिया के आते हैं, उत्तराखंड,
उत्तर प्रदेश आता है, सिक्किम आता है, वेस्ट बंगाल आता है और पार्ट ऑफ असम भी आता है। तो इन 5 राज्यों की सीमाएं भारत और नेपाल के बीच में हैं। तो एक अभिन्न अंग है दोनों देश एक दूसरे के। और अगर हम थोड़ा बड़े देश से सोचें, इंडिया एक बड़ा भाई जैसा है नेपाल के लिए और नेपाल हमारा छोटा भाई है। तो इसमें कहीं डिस्प्यूट का तो कहीं सवाल ही नहीं है। और जो लोग इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, एक माइनर सा डिस्प्यूट बॉर्डर को लेके हुआ था। इंडिया ने धारचूला में जो है वो कुछ साल पहले एक रोड बनाने की सोची, तो फिर उसके बाद नेपाल ने भी प्रतिक्रियावश जो भारत का कुछ हिस्सा पिछले 50 सालों से नेपाल और भारत के बॉर्डर में था, उसने जो है अपने मैप में दिखा दिया ये हिस्सा हमारा है। और वो बाद में सबको पता चल गया कि चाइना ने इंस्टिगेट किया था इस चीज़ को और नेपाल ने भी इस चीज़ को रियलाइज किया। तो कुछ समय तक तो इंडिया ने अपने पोर्ट बंद कर दिए, जैसे कैलकाटा पोर्ट को बंद कर दिया, लेकिन वापस इंडिया ने सारे पोर्ट खोल दिए हैं। इतने सारे प्रोजेक्ट्स में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स में, पेट्रोलियम में हमें एक पूरी गैस पाइपलाइन 70 किलोमीटर लंबी जो है पेट्रोलियम की जो है वो बिछा रहे हैं नेपाल में, और भी उसको एक्सटेंड कर रहे हैं फर्दर 30 किलोमीटर अंदर नेपाल से। तो दोनों ही देश एक दूसरे की एनर्जी में मदद करें। और जैसा कि नवल खान सिन्हा जी ने कहा और श्री वीरेंद्र सिंह रावत जी ने भी कहा, दोनों ने ही ये सपोर्ट किया कि जो है ये डिस्प्यूट ये मात्र समय का ही एक खेल है और आने वाले समय आप देखेंगे कि भारत और नेपाल के रिश्ते प्रगाढ़ होंगे। और भारत क्योंकि एक जियो पॉलिटिकल सेंटर के रूप में G20 आते आते उभर के आ रहा है, जैसे सबमिट होगी हमारी सितंबर में, आप देखेंगे कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहेगा नेपाल। और हम काफ़ी मीट से नेपाल के रिप्रेजेंटेटिव को इन्वाइट करते हैं। जी थैंक यू। नवलकांत जी, आपके जैसा सोचने वाला देश, आपके जैसे रहने वाला देश, और आप जिस विचारधारा, जिस आइडियोलॉजी की बात करते हैं उस तरह का देश, तो क्या नहीं वो समय आ गया है कि नेपाल को एक मजबूत राष्ट्र की तरह विश्व के नक्शे पर उभरने में भारत मदद करे? और जो चीन अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है वो कहीं उसके समझ में आए कि नहीं, ये संबंध स्वार्थ के आधार पर नहीं है। चीन और नेपाल के संबंध स्वार्थ के आधार पर हो सकते हैं, लेकिन भारत और नेपाल के संबंध स्वार्थ के आधार पर नहीं है। ये बहुत पुराने संबंध हैं और उनमें जीवंतता आ रही है। देखिए, मैंने कहा ना कि हजारों साल पुराने संबंध है। और जैसा शिशिर जी ने बताया कि ये तो बॉर्डर पिछले 200 सालों में नजर आने लगा। जब अंग्रेज आए तब जो सीमा तय हुई या सीमा जीती गई या सीमा हासिल की गई या जो समझौते हुए दो देशों के बीच में, उस आधार पर सीमा का निर्धारण हुआ है। लेकिन भारत और नेपाल निश्चित रूप से अलग नहीं है। जैसा कि जयशंकर जी ने कहा, जो विदेश मंत्री है, कि जो चर्चा हुई कि अगर कोई भारत का कोई हिस्सा नेपाल का है तो वो दरअसल वही है जो वो अखंड भारत होता था, वही हिस्सा होता था। और भारत की आजादी के समय नेहरू जी से लेके अब तक पीएम नरेंद्र मोदी तक लगातार जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं और पूरे भारत के लोग रह चुके, सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक तरह की पूजा पद्धति है जो सबसे भगवान के रूप में प्रतिष्ठित हैं, वो भगवान राम हो तो सीता जी नेपाल में का जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। गौतम बुद्ध जो धर्म, बौद्ध धर्म जापान से लेकर चीन तक पूरी दुनिया में व्याप्त हुआ, उनका जन्म वही नेपाल में हुआ। तो कोई देश अलग नहीं, लेकिन आज की दृष्टि में जिस आधार पे किसी इलाके को देश कहा जाता है, तो निश्चित रूप से नेपाल भारत से एक अलग देश है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से एक है। तो जाहिर सी बात है, चाहे यहाँ के लोग हो, चाहे यहाँ की पॉलिटिकल बिरादरी हो, सब नेपाल के प्रति एक बड़ा दिल रखते हैं। और नेपाल के भूकंप में, जैसा कि आपको पता ही है कि किस तरह से मदद पहुंचाएगी हर देश की तरफ से, तो हुआ ही। तमाम राज्यों ने, इंडिविजुअल्स ने आगे बढ़ बढ़ के मदद की। मैं खुद वहां काफी दिन जाके नेपाल में रहा था उस दौरान, भूकंप के दौरान। तो जो मदद भारत ने वहां भी की या भारत के लोगों ने खुद जाके ऐसी कठिन परिस्थिति में मदद की, तो जाहिर सी बात है वो किसी अपने भाई के लिए किया जा सकता है, किसी कूटनीति के तौर पे नहीं हो सकता। तो उस तरह के संबंध रहे हैं। ये बयान भी जो आया है, तो निश्चित रूप से चूंकि सीमाएं होती हैं और उसका उल्लंघन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बुरा समझा जाता है। तो पहली बात तो जो काठमांडू के मेयर ने किया, शाह ने,
वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आप देखिए ना कि नेपाल के अंदर से भी तमाम लोगों ने आवाज उठाई, यहाँ तक कहा कि ये तो उनके अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है, ये तो देश की जो मुख्य लीडरशिप है, जो वहां के राज्याध्यक्ष है, वहां से कुछ बात उठती उठती किसी मेयर को तो इस तरह का मैच दर्शाने का हक ही नहीं है। लेकिन जिस तरह से भारत ने इसको हल्के में लेते हुए कहा कि अगर ग्रेटर नेपाल है तो वो अशोक का ही शासन के दौरान की सीमा हो सकती है, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा डिस्प्यूट नहीं, लेकिन ऐसी चीजें बढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे चीन लगातार हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है और वहां के लोगों को, वहां की सरकार को हमेशा भारत के खिलाफ करने की कोशिश। वीरेंद्र जी, जिस तरह चीन नेपाल को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क है, क्या वक्त ये नहीं है कि भारत और नेपाल के संबंधों को लेकर भारत को भी विशेष रणनीति बनानी चाहिए इस समय? क्योंकि शायद ये हम किसी, वीरेंद्र जी, ये हम किसी और के साथ नहीं कर सकते, लेकिन नेपाल के साथ कर सकते हैं। नहीं, सही आपने कहा कि क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो साउथ एशिया का पूरा पॉलिटिकल थिएटर है, उसमें चाइना का जो बेलिजरेंस, मतलब कि सलामी स्लाइसिंग करके छोटे छोटे पार्ट अपने मिलाते मिलाते एक इंपीरियल एक्सपेंशनिस्ट जो पहले हुआ करता था साम्राज्यवाद, वही नीति अपनाता है। इसीलिए वो ये भी कहता है कि फिलीपींस भी हमारा है, इवन कोरियन पेनिनसुला भी हमारा ही है, मंगोलिया, ताइवान, XYZ, वो पूरा दुनिया को धीरे धीरे कहने लगा पूरी दुनिया चाइना की है। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में जहां पे चाइना का एक बेलिजरेंस जो पूरा इस समय एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरह चल रहा है, एक तरफ पहले हुआ करता था USSR था, एक तरफ USA था, तो USSR का विघटन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद USA एक सुप्रीम पावर की तरह रही, लेकिन अब चाइना जो है उसके सामने एक ताकत की तरह खड़ा है। और चाइना जिस तरह से OBR का पूरा प्रोजेक्ट है, वन बेल्ट वन रोड, पूरा ईरान तक जो पूरी रेलवे नेटवर्क और जो पूरा रोड नेटवर्क है कि बहुत तेजी से, वैसे तो वो कहता है कार्गो के लिए यूज करेंगे, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य है कि कभी जरूरत पड़े तो बहुत तेजी से मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को वो अपने मेनलैंड से भारत को एकदम सर्कलिंग करते वो एकदम टिप की तरफ जा सकता है, एकदम गल्फ के जो वेस्टर्न टिप की तरफ जा सकता है। वो वहां से तेल बहुत तेजी से वो अपने मेनलैंड में ला सकता है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में जो पूरा थिएटर है उसमें नेपाल बहुत मजबूत कड़ी की तरह है। और अभी आपने देखा होगा कुछ सालों पहले नेपाल में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, उसमें भारत ने तो सहायता करी, नेपाल ने भी बहुत त्वरित सहायता करने की कोशिश करी, लेकिन वो उस तरह सहायता नहीं कर पाए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि भारत और नेपाल का जो एक पूरा सांस्कृतिक विरासत का जो पूरे साझा एक संस्कृति है, भाषा का जो हमें बीच में एक बैरियर नहीं है। चाइना के साथ जो है एक भाषा का लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा आता है, बाकी एक कल्चरल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का भी बैरियर है। चाइना इस चीज को जानता है कि नेपाल और भारत एक ऐसी बॉन्डिंग है जिसको तोड़ पाना बहुत आसान नहीं, लेकिन वो प्रयास करता है इन्वेस्टमेंट करके, वहां पे सहायता करके कई चीजों की। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा, जो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, कल्चरल, रिलीजियस, हिस्टोरिकल बॉन्डिंग जो भारत की और नेपाल के साथ है, और जैसे शिशिर जी ने कहा कि 200 साल पहले ऐसी कोई सीमा भी नहीं थी। सीमा विवाद कभी कभी पहाड़ी इलाकों में इस तरह भी होता है कि जो रिवर्स होती हैं उनका कोर्स बदल जाता है, तो वो एक जो है ओपिनियन होता है कि ये रिवर पहले ऐसे जाती थी तो इधर का रिवर के साइड का लैंड हमारा था। अब वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम रिवर कोर्स जब बदल जाता है तो उसमें कई विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। वो भी एक चीज है जिसको आपस में बैठ के तय करना होगा। और आपने भी सही बात कही कि नेपाल को लेके भारत को एक मुझे लगता है नई रणनीति के तहत काम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि चाइना का करीब 5-10 साल में जो एक पूरा उनका एक अप्रोच जो पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल को लेके, पॉलिटिक्स को लेके जो चेंज हुआ है, उसको ध्यान में रखते एक नई रणनीति ऐसी बनानी पड़ेगी कि ऐसी बातें कभी दोहराई ना जाए, और कभी ऐसी बातें हो तो इसका एक वर्किंग ग्रुप टाइप का बना लिए दोनों देश, कि वो वर्किंग ग्रुप के हाथ में हो कि उसको कैसे रिजॉल्व करना है और उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसकी रिकरेंस ना हो, इसको कैसे आयरन आउट किया जाए ऐसे डिस्प्यूट जो होते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को लेके जनमानस में भी एक भाव पैदा होता है जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक पॉलिटिकल एक हिस्ट्री में जो एक चल रहा है घटनाक्रम, उसमें ऐसी चीजें पॉजिटिव नहीं, एक सकारात्मक तो नहीं होती। तो एक वर्किंग ग्रुप अगर बन जाए दोनों देशों के बीच में कि ऐसी डिस्प्यूट जो हैं
लैंड को लेके हो या और चीज़ों को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके भी कभी कभी वहाँ स्वर उठते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट से ऐसा ना हो कि पूरी इकोनॉमी किसी दूसरे देश के हाथ में चली जाए। जैसे भारत में भी होता है कि विदेशी कंपनी का पैसा लगता है तो हमारी कंपनियां कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाती हैं या उनकी ओनरशिप किसी दूसरी विदेशी कंपनियों के हाथ में जाती है या बहुत बड़े इक्विटी फंड्स हैं उनके, तो ऐसी चीजें वहां पे उठती। तो एक वर्किंग ग्रुप अगर बन जाए, पॉलिटिकल कंसिडरेशन को ध्यान में रखते, तो मुझे लगता है कि ऐसी चीजों की पुनरावृत्ति भी नहीं होगी, और अगर होती भी है तो बहुत ही त्वरित तरह से उसको एक सुलझाया जा सके। वीरेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही है। शिशिर जी, मैं इसका जवाब भी आपसे चाहूँगा। और एक बात उन्होंने और कही कि भारत और नेपाल के बीच में ऐसी बॉन्डिंग है कि उसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान समय में वो बॉन्डिंग मजबूत न होकर कमज़ोर हुई है, जिसको और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। अगर वो मजबूत होगी तो चीन कहीं ना कहीं ये सोचने पर विवश होगा कि भारत की जो कूटनीति है या जो संबंध हैं, कूटनीति भी छोड़िए, कूटनीति गलत शब्द होगा इसमें, संबंध जो हैं वो इतने निश्चल, निष्कपट और निष्पाप हैं नेपाल से कि उसके बीच में नहीं आया जा सकता। ये भी साबित करने का समय है। बिल्कुल सहमत हूँ। और जैसा कि अभी श्री वीरेंद्र सिंह रावत जी ने कहा कि एक वर्किंग ग्रुप बनाने की जरूरत है ताकि क्लोजर कोऑपरेशन हो सके दोनों नेशन में। बहुत अच्छा सजेशन है। देखिए, दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों देशों के संबंध में। एक है जियो पॉलिटिक्स और दूसरा है जियो इकोनॉमिक्स। और दुनिया में जो भी वॉर्स हो रही है, चाहे वो रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो या आपने आप कोई भी वॉर देखते हो, वर्ल्ड वॉर 1 2, वो या तो बॉर्डर एक्सपेंशन को देखते हैं कि एक देश ने कहा कि मैं इस देश को ऑक्युपाई करना चाहता हूँ या ये देश मेरा है, और या फिर वो हुई कि किसी देश का बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। जैसे फ्रांस ने या इंग्लैंड ने जाकर के कॉलोनीज बनाई अपनी, स्पेन ने बनाई, पोर्चुगल ने बनाई, पूरी दुनिया में उधर फैले। अब चाइना जो करना चाह रहा है वो ये करना चाह रहा है, वो जियो इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रेंथन करना चाह रहा है। और उसको करने के लिए उसने अफ्रीका को पूरा घेर रखा है चारों तरफ से, राइट फ्रॉम जिबूती से देखें आप, और पूरे अफ्रीका के करीब 50 नेशन में उसने नई एम्बेसी खोली। इंडिया के पास मेरे ख्याल से करीब 1800 से 2000 डिप्लोमेट्स हैं। चाइना ने करीब 4,500 डिप्लोमेट्स पूरे वर्ल्ड में फैला रखे हैं। तो वो कर क्या रहा है कि उसने एक क्रेडिट की लीज लाइन खोल दी है। और अभी जैसे आपने श्रीलंका में देखा कि काफी क्रेडिट उसने दिया, ये दिखाने के लिए कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो कहीं ना कहीं उसके इंटरेस्ट आधार ये होता है कि हम उस कंट्री को इतना ज्यादा डेट बेस कर दें, यानी कि उसको कर्ज के रूप में अपने ऊपर ले आए। और यही चीज वो चाइना जो है वो नेपाल में भी करता है। चाइना दिखा रहा है कि हम आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाएंगे ताकि आपके पास संसाधन जल्दी पहुंचे, आपके पास हम एनर्जी सप्लाई बढ़ा सकें, आपके अंदर आपके लोगों को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बना सकें। तो ये लालच दे करके चाइना जो है वो कंट्रीज को ज्यादातर वो जो है कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, उनकी वहाँ पे मोनोपोली स्ट्रेंथन करने के लिए। और चाइना के सामने भी 3 बहुत बड़ी थ्रेट्स हैं। उसमें से एक तो अमेरिका है, दूसरा इंडिया है, और तीसरा जो यूरोपियन यूनियन के कई सारे नेशंस हैं जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है। चाइना ने अपने यहाँ से लेकर के जो पुराना उनका सिल्क रूट था, द ग्रेट सिल्क रूट, जो करीब 2,500-3,000 साल से जो है चाइना के प्रोडक्ट दिखते थे इटली में, स्पेन में जाकर के, वो उसने पूरी एक पेरिस तक एक रोड बिछाने का संकल्प ले रखा है। ना सिर्फ रोड, बल्कि ये रोड जो है सी रूट से भी कनेक्टेड है। और चाइना का आप देखेंगे कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे मैक्रोन, वो अभी 2 महीने पहले चाइना गए, और जैसे ही वो बीजिंग से लौट रहे थे उन्होंने फ्लाइट में ही स्टेटमेंट दे दिया कि अब हमें अमेरिका पे उतना ट्रस्ट नहीं है और हम चाइना के साथ खड़े हैं। तो चाइना ने देखिए यूरोप के एक नेशन पे इतना बड़ा इन्फ्लुएंस बना दिया, फ्रांस जैसा नेशन जो कि नाटो का मेंबर है और एक एलाई रहा है अमेरिका का वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से। तो आप देख सकते हैं कि चाइना की डिप्लोमेटिक रीच कितनी जबरदस्त है। अब आते हैं भारत की बात करते हैं। भारत में मैं यहाँ एक बात आपके जोड़ना चाहूँगा शिशिर जी। आपने जो कहा कि सिल्क रूट तो मार्को पाउलो और फर्नांडिस मैगलिन से चाइना ने लिखवा लिया, लेकिन हमने बहुत पुरजोर तरीके से ये नहीं कहा कि ये तो हम लाखों वर्ष पहले उत्तरापथ बना चुके हैं। जो गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का सिंह द्वार था, वहाँ से लेके वेनिस इटली तक जाता था हमारा ये रूट।
हम उसको उत्तरापद कहने में उतना पुरजोर नहीं हो पाए, लेकिन चाइना ने फर्डिनेंड मैगलिन और मार्को पाउलो से लिखवा लिया कि सिल्क रूट है। ये गलती है और शायद इसको सुधारने की आवश्यकता है। एग्जैक्टली। देखिए, हिस्ट्री को इंडियन पर्सपेक्टिव से लिखने की जरूरत है, क्योंकि जो हिस्टोरियंस थे हमारे यहाँ बहुत कुछ, हम मेमोरी बेस्ड हिस्ट्री की हमारी महाभारत काल से, तो हमारे वेदव्यास जी को बहुत हम धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने पुराण और महाभारत हमें लिख करके दे दिए, उपनिषद लिख के दे दिए, क्योंकि शायद आज हमारे पास लिखित में कुछ भी नहीं होता। और एक बात करें तो जब मुगल शासन आया या ब्रिटिश का शासन आया, उन्होंने अपने अपने हिसाब से हिस्ट्री को लिखा। और ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि सिल्क रूट एक बहुत हद तक बनारस की साड़ियाँ जाकर के दिल्ली में बिकती हैं, ये बिल्कुल सही बात है। तो हमारा जो भारत, देखिए 25% ऑफ GDP, वर्ल्ड GDP, यानी कि 1/4 GDP जो है वो इंडिया कंट्रोल करती थी अंग्रेजों के आने से पहले तक, और अंग्रेजों के जाते जाते वो खाली 2% तक रिड्यूस हो गया। तो $45 ट्रिलियन ब्रिटिशर्स ने एक्सट्रैक्ट किया गया। खैर वो एक इतिहास है, और इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से वापस आ रहा है। 2030 तक आते आते हम लोग वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, आज की 8th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और 2045-50 तक आते आते कोई अचंभे की बात नहीं होगी कि हम या सेकंड या फर्स्ट, या तो चाइना फर्स्ट होगी या हम फर्स्ट होंगे। इन दोनों देशों में से एक, अमेरिका को हम लोग 2035 तक ओवरटेक कर चुके होंगे। तो ये बात सब प्रेडिक्टेड है। तो मैं अपने मन से बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की रिपोर्ट है, आप इसको नेट पे भी ऑनलाइन देख सकते हैं। तो अगर इतना स्ट्रॉन्ग भारत बनकर के आ रहा है, ये देखिए G20 जो हमारी समिट होने जा रही है, ये एक लैंडमार्क समिट होने जा रही है, जिससे भारत के जो अभी के नौजवान है, जिसकी औसतन आयु भारत की जो है वो 28 वर्ष है, चाइना की आयु जो है वो 38 वर्ष है, और इंडिया इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। मेट्रो से हमारी 40% पॉपुलेशन कंसंट्रेट हो गई है, एंड दे आर हाईली स्किल्ड पॉपुलेशन। तो अगर हम इंडिया के रूरल को और विलेजर्स को, साथ साथ हमसे जो पड़ोसी देश हैं जैसे बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, इनको साथ लेके चले, इनको भी मजबूत करते चले। और भारत जो कर रहा है वो भारत ने ओपेक देशों के साथ, यानी कि जो ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, जो GCC कंट्रीज हैं, I2U2 इजराइल के साथ, UAE के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाए। यहाँ तक कि भारत जो है लैटिन अमेरिका तक पहुंच गया है। भारत अफ्रीका की 40 देशों में भारत ने पिछले करीब 6 सालों में एम्बेसीज खोल दी है, नई एम्बेसीज खुली है पिछले 6 सालों में, और 40 देशों में अफ्रीका में। तो अफ्रीका के भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास इतने ही एक्सेस है जितना चाइना के पास है। तो एक बहुत अच्छी ये रेस हो रही है, और इस रेस में ये देखना है कि अगर चाइना ने गलती से भी कहीं किसी भी वॉर में पार्टिसिपेट कर लिया, तो अगले ही दिन उसकी इकोनॉमी गिर जाएगी। इसलिए चाइना बहुत डरता है किसी भी नेशन को डायरेक्ट कन्फ्रंट करने। तो वो अपने आप को अपने डिप्लोमेट के थ्रू जियोपॉलिटिकली और जियो इकोनॉमिकली अपने आप को यही सब संधियां कर करके और दूसरे देशों को एक लीज लाइन खोल देता है वो अपने चाइनीज इकोनॉमी की, और उनको डेट ट्रैप में फंसा लेता है। तो अब ये अवेटिंग आ रही है, जब से श्रीलंका का केस देखा लोगों ने, और अफ्रीकन नेशन की इस चीज को समझ रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। तो अब हम, हाँ जी, हमें ये करना, ये भारत को बहुत मजबूती से कि बहुत तेजी से जो है हमें अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है G20 रिलेशन के बाद, हमें G20 को G200 कर देना है, यानी कि 200 देशों के साथ। उसमें चाइना और पाकिस्तान को आप छोड़ दीजिए, बाकी 198 देशों के साथ हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना करके अपने आप को इकोनॉमिकली मजबूत बनाना है, ताकि भारत की जो पॉपुलेशन 140+ करोड़ की, वो जो है उसका पर कैपिटा GDP बहुत स्ट्रॉन्ग बने। वो $2,000 पर कैपिटा ना बन करके कम से कम 20,000 से 30,000 पर कैपिटा इनकम हमारी होनी चाहिए। धन्यवाद। नवलकांत जी, नेपाल को ये अच्छी तरह पता है कि भारत के साथ उसकी संप्रभुता खतरे में नहीं है। अब हमें ये करना होगा कि नेपाल एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा हो, ताकि कभी भी, हमेशा जब भी ये होगा कि राष्ट्रों की तुलना की जाएगी कौन किसके साथ है, तो नेपाल और भारत को ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम कौन किसके साथ कितना है। और ये भरोसा नेपाल को दिलाना होगा, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने जो पहले छोड़ दिया, अब छोड़ना शायद गलत हो जाएगा। क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एहसास कराना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन देखिए, कूटनीति में सब कुछ बहुत आसान नहीं होता, 2+2 नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है, उसके लिए बहुत सारे प्रयास करने होंगे, बहुत सारे
चीजें अप्लाई करनी होंगी, जैसे कि वीरेंद्र जी भी ने कहा, शिशिर जी ने कहा। देखिए आज की दुनिया में जो ग्लोबलाइज दुनिया होती जा रही है उसमें आर्थिक कारण बहुत महत्वपूर्ण है, और चीन भले ही सांस्कृतिक रूप से भारत के करीब नेपाल हो, लेकिन अगर वो धंधा ज्यादा नेपाल में चीन का फैलेगा तो उनका प्रभाव भी पड़ेगा, वहां के लोग भी नेपाल से ज्यादा जुड़ते जाएंगे। तो जो मैसेज गया है, चाहे वो श्रीलंका को लेके, चाहे पश्चिमी जो अफ्रीकी देश हैं, गरीब देश हैं, उनको लेके जो मैसेज गया कि लोन तो दो तरह के लोग देते हैं। एक लोन साहूकार देता है जो कि आपको केवल पैसा देता है किसी मजबूरी में, लेकिन उसके बाद आपको अपना गुलाम बना लेता है, और एक आर्थिक संस्थाएं या बैंक लोन देती हैं। तो ये मैसेज धीमे धीमे कई मामलों में चीन का गया है कि ये अपने आर्थिक जाल में फंसाने की कोशिश करता है। तो मुझको लगता है कि ये जो चीन का जो एटीट्यूड है, उसको बताने की जरूरत है उन देशों को, उन लोगों को, और साथ में पब्लिक को भी पता चले कि वो ऐसा करता है। और दूसरी बात यह है कि जो आर्थिक संबंध है, जैसा कि वीरेंद्र जी भी कह रहे थे, शिशिर जी भी कह रहे थे, कि उसको नेपाल के संग और मैच्योर करने की जरूरत है। जो व्यवसाय है वो भारत से जुड़े, भारत से आगे बढ़े। तो नेपाल भारत के सांस्कृतिक रूप से तो करीब था, लेकिन वो हर लिहाज से करीब हो जाएगा। वीरेंद्र जी देखिए, नेपाल वो मॉडल कंट्री हो सकता है जिसको हम जितना ज़्यादा मजबूत करेंगे, पूरी दुनिया में संदेश भारत का यही कि भारत निस्वार्थ है, भारत को कोई स्वार्थ नहीं है। आप देखिए श्रीलंका जब बिल्कुल घुटनों पर आ गया था, राष्ट्रपति भवन में लोग घुसे हुए थे, तब उसको एक उम्मीद बची थी आखिरी कि भारत मदद करे। भारत ने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से मदद की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि हम्मन टोटा पर चीन का जहाज आकर खड़ा हो जाता है, शिप, और वो दिल्ली तक राडार में आ रही थी जासूसी के में, लेकिन श्रीलंका ने उसको नहीं भेजा। वो 7 दिन खड़ा रहा। हमने इतना कुछ नहीं उनसे बहुत ज़्यादा कि हमने आपकी मदद की है तो आप हमें ये लौटाइए। लेकिन भारत का निस्वार्थ भाव जो रहा है दुनिया की मदद करने का, तो उसमें अगर हम मॉडल कंट्री के रूप में नेपाल को विकसित करें तो पूरी दुनिया में एक संदेश जा सकता है कि देखिए राष्ट्र कैसे दूसरे राष्ट्र की सम्मान से मदद करते हैं, संस्कारों से मदद करते हैं, संस्कृति और मर्यादा से मदद करते हैं। अगर ये सीखना है तो भारत और नेपाल से सीखिए, और ये दुनिया भर के लिए सबसे श्रेष्ठ उदाहरण हो सकता है जब पूरी दुनिया एक दूसरे की सीमाएं दबाने में लगी है, एक दूसरे की सीमाओं पर अनाधिकार चेष्टा कर रही है, और देश देना नहीं चाहते दूसरे देश को, वो समझते हैं कि ये देश भी मेरा है, छीन लेना चाहते हैं, और चीन तो उसका सर्वोच्च उदाहरण है। तो उन आस्थाओं को कहीं उनकी गहरा धक्का लगाने की भी ज़रूरत है, और उनको एक उनकी औकात या उनके गिरेबान में दिखाने की भी ज़रूरत है कि नहीं, ऐसा नहीं होता, राष्ट्र ऐसे भी जी सकते हैं। नहीं, आपने एकदम सही कहा। और जैसे देखिए, 2 तरह की पावर होती किसी भी देश के पास। एक पावर है, दूसरी होती है सॉफ्ट पावर, जो कई तरह से चलती है। वो इन्वेस्टमेंट के रूप में चलती है, किसी देश की मदद करने में चलती है। हमारी फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री वो भी सॉफ्ट पावर का हिस्सा है। अमेरिका आज दुनिया का बहुत ताकतवर देश है, इकोनॉमिक सुपर पावर है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसमें बहुत बड़ा हाथ उनकी फिल्मों का रहा है। आप रैम्बो, रॉकी फिल्में देखेंगे तो किस तरह से वो फिल्म के द्वारा एक नैरेशन सेट करते हैं कि दूसरे देश को विलेन की तरह दिखाएंगे, चाहे वो रशिया रहा हो, चाहे अरब की कंट्रीज हो, या नॉर्थ कोरिया हो, या बहुत सारी। तो उनका सॉफ्ट पावर चलता है। एक अमेरिका के लिए, अमेरिकन पीपल के लिए, अमेरिकन इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव एक नैरेटिव सेट होता है कि जो ऐसे तो लगेगा कि कमर्शियल वेंचर है, फिल्म बनती है तो, लेकिन वो बहुत सॉफ्ट पावर की तरह। तो उसी तरह अब वो समय आ गया है भारत के लिए। भारत एक समय था जब भारत को सॉफ्ट पावर कहा जाता था। सॉफ्ट पावर की मतलब भारत के ऊपर कोई हमला हो गया, कुछ ऐसा हो गया तो भारत सिर्फ चेतावनी देता था, हम ऐसा करेंगे, होता नहीं था। लेकिन आपने देखा होगा जो अभी जो मौजूदा सरकार चल रही है उसके दौरान बहुत ऐसी घटनाक्रम हुए हैं, बॉर्डर को लेके भी, इकोनॉमिक फ्रंट पे भी, कि जो भारत ने अपने को एक स्थापित करने की कोशिश करी, स्थापित किया है कि हम सॉफ्ट पावर नहीं है, हम एक पावरफुल देश हैं, लेकिन अब सॉफ्ट पावर को भी यूज करेंगे। तो उसके बहुत सारे घटक होते हैं। और जैसे नेपाल के परिप्रेक्ष्य में मैं कहूँ, जैसे आपने देखा होगा नेपाल से बहुत सारा माइग्रेशन होता है, भारत में भी होता है, लेकिन आपने देखा होगा मीनियल जॉब्स के लिए होता है, एक लो पेइंग
लो क्वालिफाइड जॉब्स के लिए होता है, क्योंकि एक शिक्षा का एक अभाव रहा है। तो अगर भारत को अपने लिए एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक छवि वहां पैदा करनी है और नेपाल को एक सशक्त देश की तरह स्थापित करना है जिससे वो स्ट्रांग रहे, तो वो चाइना की झोली में या चाइना के पाले में ना जाए, वो भारत के साथ उसी तरह बना रहे जो हमारे रिलीजियस, कल्चरल और एक हिस्टोरिकल बॉन्डिंग रही है वो और मजबूत हो। तो मुझे लगता है कि एक एजुकेशन क्षेत्र में अगर वहां पे इन्वेस्टमेंट किया जाए कि वहां पे, क्योंकि एजुकेशन जब होगा तो वहां का जो युवा निकलेगा, माइग्रेट भी करेगा, तो वो एक थ्रेशोल्ड के ऊपर जाएगा, वो लो पेइंग जॉब में नहीं जाएगा। तो उससे नेपाल का डबल फायदा है। एक तो कि वहां के रेमिटेंसेस बढ़ेंगे, जो वहां का बाहर भी जाता है युवा तो एक रेमिटेंस करके एक, दूसरा है कि एक सकारात्मक छवि पैदा होती है। जैसे भारत, एक यूएस में देखें तो इंडियंस जो है वहां का जो सबसे पावरफुल डायस्पोरा है, जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और उनका एवरेज जो इनकम है, मीडियन हाउस होल्ड इनकम है, वो इंडियंस की अमेरिकन से भी ज्यादा है, चाइनीज से भी ज्यादा है, सबसे ज्यादा। अभी देखिए दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितने भी ये टेक कंपनियां हैं, उसके सबके टॉप बॉसेस वो सब इंडियंस हैं। वो यहाँ से पढ़ के वहां माइग्रेट करके वहां सेटल्ड हो गए, लेकिन वो इंडियंस है। तो उसी तरीके का एक टेम्पलेट जो है, अगर मुझे लगता है कि एक छोटे लेवल पे एक नेपाल के लिए भी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो करती है भारत की कंपनियां वहां, लेकिन अगर मुझे लगता है शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन सेक्टर में अगर वहां पे इन्वेस्ट करे तो उससे डबल फायदा होगा, नेपाल का भी और भारत का भी। एक मजबूती बढ़ेगी और जैसा शिशिर जी ने कहा, जो एक डिप्लोमेटिक पावर है उसको भी यूज करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जब से जयशंकर आए हैं वो पावर यूज करनी शुरू हो गई है, क्योंकि एक पूरा टेम्पलेट होता है, एक दिन में चीजें नहीं होती हैं, उसमें समय लगता है, साल 2 साल, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, एक टाइमलाइन होती है। तो वो प्रक्रिया मुझे लगता है चल रही है और वो आगे जाके और मजबूत होगी, उसको और मजबूती देने की आवश्यकता है। लेकिन मुझे लगता है भारत उस दिशा में चल रहा है। शिशिर जी, वीरेंद्र जी ने 2 बातें बहुत अच्छी कही कि एक तो वर्किंग ग्रुप विकसित होना चाहिए, और दूसरी बात इन्होंने अभी ये कहा कि जो वहाँ का यूथ है, जो वहाँ का युवा है, उसको एजुकेशन में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भारत को करना चाहिए, जिससे वो लो पेइंग ना हो और कहीं वो सम्मान से आए और सम्मान से जाए और ये लगे कि हाँ वो अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है नेपाल की। तो ये बहुत अच्छी बात कही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वीरेंद्र जी ने ये बात सही कही कि जो एजुकेशन है, हमें इंडिया को चाहिए, इंडिया को चाहिए जो हमारी अच्छी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप 5 रैंकिंग यूनिवर्सिटीज हैं, वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, उनको एक चैप्टर अपना नेपाल के 4-5 शहरों में, ना सिर्फ काठमांडू में बल्कि अलग अलग जगह पे होना चाहिए। तो कारण मैं आपको बताऊं कि मैंने काफी स्टूडेंट से, मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूँ, तो मैंने काफी स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट किया है। नेपाल के कई स्टूडेंट्स यहाँ पे नैनीताल में, देहरादून में बोर्डिंग स्कूल में आते हैं, प्लस साथ में हायर एजुकेशन के लिए वो कॉलेजेस में जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, उनके लिए सीट रिजर्व होती हैं सारी यूनिवर्सिटीज में इंडिया की ऑलमोस्ट। स्पेशली फॉरेन स्टूडेंट में भी नेपाल स्टूडेंट्स का एक अलग कोटा है, बैंगलोर में है, कैलकाटा में है। तो एक बहुत बड़ी डर है, क्योंकि नेपाल की जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो रियलाइज करते हैं कि इंडिया से बहुत फर्क है। तो उसको, उस गैप को कंप्लीट करने के लिए वो आते हैं और वापस जाकर के अपने यहाँ तो वो काम करते हैं, या फिर वो फॉरेन नेशंस में जाकर के वो एम्प्लॉयमेंट ढूंढते हैं। तो अगर हम उनके लिए वही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू एजुकेशन क्रिएट करें तो एक बहुत अच्छा अवसर होगा। अमेरिका ने भी यही किया। अमेरिका ने, अगर आप देखें वर्ल्ड में टॉप 5000 यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें से 3000 यूनिवर्सिटीज सिर्फ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज। और इंग्लैंड ने भी यही किया। इंग्लैंड ने और अमेरिका ने अपनी एजुकेशन की क्वालिटी को इतना ज्यादा ऊपर रखा है। अगर आप टॉप 20 यूनिवर्सिटीज देखें तो उसमें से 70-80% यूनिवर्सिटीज, खाली टॉप 20 यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ, तो उसमें 16-17 यूनिवर्सिटीज सिर्फ अमेरिका और यूके की ही हैं। तो क्या भारत भी ऐसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, प्रोवाइडेड हम अपना विजन जो है वो अगले 50 साल तक रखते हैं। 2050 तक सीमित ना करके हम इंडिया को जो स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम युग ले जाना चाहते हैं, वो 2075 तक और इस सदी के एंड तक देखें। और नेपाल में हमें इन्वेस्टमेंट एजुकेशन के सेक्टर में, जैसा आपने कहा, बिल्कुल ठीक है। और साथ ही जैसे मैं एक सजेशन यहाँ पे ये देना चाहूँगा कि इंडिया ने काशी, यानी कि हमारी जो वाराणसी सिटी है, और उसको जोड़ा क्योटो से, जो जापान की सिटी से। ठीक उसी प्रकार से अगर इंडिया को देखिए कल्चरली को कितना जुड़ा है नेपाल से। हमारा एक शक्तिपीठ कह लें उसको, या धर्मस्थल कह लें, शिवा पशुपति नाथ, जो बहुत फेमस टेम्पल है काठमांडू में, भारत से लोग दर्शन करने जाते हैं, तो वो वहां पर है।
तो इसी प्रकार से काठमांडू को भी इसी शहर से, जैसे दिल्ली है या फिर हमारी कोई आध्यात्मिक शहर है, उत्तर प्रदेश में तो हमारे 5-6 बहुत बड़े बड़े आध्यात्मिक शहर हैं, तो उनसे जोड़ करके पार्टनरशिप प्रोजेक्ट करना चाहिए। और इस क्षेत्र में मुझे लगता है कि जो हमारे जैसा नवल कांत जी ने कहा कि जो हमारे प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर हैं श्री एस जयशंकर जी, जिनको 40% से भी अधिक का अनुभव है डिप्लोमेसी, आई थिंक जरूर उन्होंने कुछ ना कुछ ऑलरेडी प्लान कर रखा होगा और हमारी मिनिस्ट्री इस पर वर्क कर रही होगी। समय रहते ही नेपाल को हम एज अ स्ट्रैटेजिक अलायंस पार्टनर के रूप में देखें। ये ना देखें कि भारत इतना बड़ा देश है और नेपाल एक छोटा सा देश है, बल्कि देखें कि उसकी महत्वता कितनी इम्पोर्टेंट है इंडिया और चाइना के बीच में, और कितना हम कल्चरली जुड़े हैं, इसको हम और स्ट्रेंथन करें। अगर आप नेपाल के प्राइम मिनिस्टर की वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें 3 फोटो सबसे पहले आती हैं। उसमें लिखते हैं नेपाल द बर्थ प्लेस ऑफ सीता माता, फिर आता है नेपाल द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा, और नेपाल होम टू शिव पशुपतिनाथ। तो तीनों ही हमारे भारत के आध्यात्मिक जो हमारे कहना चाहिए अभिन्न अंग हैं, सीता माता और शिव भगवान, और साथ में जो है बुद्ध जिनको हम एक इनकारनेशन मानते हैं, लॉर्ड विष्णु का भी। तो वो कितना इम्पोर्टेंट देश है हमारे लिए, और कल्चरली हम लोग बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, और नेपाल को तो हम कहीं से छोड़ ही नहीं सकते। वो हमारा एक भाई नहीं, मैं कहूँगा एक ऐतिहासिक हमारा जो उनसे संबंध है, पौराणिक संबंध है, पुराणों संबंध है, इसको हमें बिल्कुल मेंटेन करना। नवल कांत जी, शिशिर जी, दरअसल आज हमने किसी सियासी व्यक्ति को इसलिए नहीं बुलाया कि दरअसल उन बहसों में, उस संबंधों में कोई खटास या कोई ऐसी बात पैदा नहीं करनी थी। अभी वीरेंद्र जी ने, नवल कांत जी, कितना विशाल हृदय कहा। भारत, देखिए भारत तो ऐसे ही सोचता है, जैसा वीरेंद्र जी ने कहा कि एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए, वहाँ पर सेंटर खोल देने चाहिए। क्या लगता है कि दरअसल हमें बहुत सकारात्मक बात करने की आवश्यकता है भारत नेपाल के संबंधों को लेके, और इस पर सियासत को थामना होगा, सियासत को रोकना होगा कि सियासी मत होइए, इन संबंधों में सियासत की आवश्यकता नहीं है। ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी हाँ, तो देखिए जो वीरेंद्र जी ने बात की उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। एजुकेशन के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हेल्थ सेक्टर है, और हम सब जानते हैं कि नेपाल में चिकित्सा व्यवस्था का क्या हाल है, और वहां पे आर्थिक रूप से भी संभव नहीं कि बहुत अच्छा हो। तो जिस तरह से जैसे भारत में एम्स है, मुझको लगता है कि सुदूर इलाके हैं, वहां पे आना जाना भी नेपाल में कठिन है। वहां पे अगर सैटेलाइट सेंटर्स खोले जाएं तो एक तो वहां के लोगों को चिकित्सा मिलेगी, दूसरी बात कि वो कनेक्शन जो भारत और नेपाल का है वो थोड़ा मजबूत होगा। और एक चीज और कहना चाहूंगा, चूंकि जिक्र अभी शिशिर जी ने बनारस का किया था, तो एक बनारस एक बहुत बड़ा सेंटर था जहां पे बीएचयू में बहुत भारी संख्या में नेपाली छात्र पढ़ने आते थे, आज भी पढ़ने आते हैं, लेकिन वो मुझको लगता है कि वो जो प्रतिशत बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा है। इसके अलावा बनारस के तमाम मंदिर हैं जहां की पूजा का काम नेपाल के पुरोहित संभालते हैं। तो मुझको लगता है कि ये जो एजुकेशन है, हमारा धर्म है, जैसा कि उन्होंने वेबसाइट का भी जिक्र किया कि तीनों ही धर्म को कनेक्ट कर रहे हैं या देवताओं को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो भारत से जुड़े हुए। तो मुझको लगता है शिक्षा, स्वास्थ्य और अध्यात्म अगर तीनों का संगम करके स्ट्रांगली बढ़ा जाए, और इसके अलावा जो आर्थिक रूप से कोई राष्ट्र अगर मजबूत नहीं होता है तो वो धीमे धीमे नुकसानदेह होता चला जाता है। तो नेपाल जितना कमजोर होगा वो उतना चीन के पास बढ़ता जाएगा, और जितना सबल होगा और जितना भारत सपोर्ट मिलेगा वो भारत की तरफ रहेगा। और ये कूटनीति ना एक दिन की होती है, ना इसका कोई आखिरी डेट होती है, ये परमानेंट चलना चाहिए, हमेशा चलना चाहिए, ये सतत होना चाहिए। वीरेंद्र जी, वाकई में बड़ा बड़ा हृदय करके सोचना होगा, और छोटी बातों से बचना होगा, और उनको रोकना भी होगा जो छोटी बातें कर रहे हैं। नहीं, जो अभी तक चर्चा में बात निकल के आई है, सबने इसी का समर्थन किया है कि एक सशक्त नेपाल जो है वो भारत के ही हित में रहेगा। नेपाल का तो हित उससे सदता है, लेकिन उससे ज्यादा एक जियो पॉलिटिकल कंसिडरेशन में भारत का भी बहुत बड़ा हित उससे जो है वो होता है, पूरा परिपूर्ण होता है। तो ये बात सही है, और जैसे मैंने कहा सॉफ्ट पावर को यूज करना होगा, और सॉफ्ट पावर में बहुत सारे घटक आते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट भी आएगा,
उसमें सहायता भी करनी पड़ेगी बीच बीच में, उनके कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी पड़ेगी। जैसे अभी नवलकांत जी ने कहा कि एजुकेशन के साथ साथ वहाँ हेल्थ सेक्टर को भी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा आगे, क्योंकि नेपाल से बहुत सारे जो गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सब भारत ही आते हैं, बल्कि लखनऊ तक भी आते हैं, गोरखपुर में जो आपका बीआरडी मेडिकल कॉलेज तक भी जाते हैं, उधर बिहार में भी पटना तक चले जाते हैं। तो अगर और उससे बहुत एक सकारात्मक छवि उत्पन्न होती है, क्योंकि एक हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहां आदमी दुख में जाता है और दुख में जिसने साथ दिया तो उसके प्रति हमेशा आदमी एक व्यक्तिगत रूप से हमेशा ऋणी के तौर पे देखता है। तो इससे जो सॉफ्ट पावर यूज करने का बहुत ही अच्छा वो है, उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की भी आवश्यकता नहीं। मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपने सेटअप कर दिया, वहां के डॉक्टर्स को ट्रेन, प्राइवेट सेक्टर वहाँ तक कुछ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करने लगेगा, तो आपको सिर्फ इन्वेस्ट करना है और उसका आपको रिटर्न जो है वो सालों मिलता रहता है। बिल्कुल। तो ये बात सही है कि भारत से थोड़ा, और जैसे मैंने कहा कि एक पहले भारत एक सॉफ्ट पावर की तरह देखा जाता था कि कुछ नहीं करता, लेकिन अब वो समय आया कि हम हार्ड पावर हैं और सॉफ्ट पावर हम यूज करेंगे। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। भारत और नेपाल को जोड़ने की जीवंत सार्थक बहस में आपने हिस्सा लिया। शिशिर जी, वीरेंद्र जी, नवलकांत जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। भारत को ये प्रतिबद्ध होना होगा कि नेपाल एक सशक्त राष्ट्र के रूप में खड़ा हो और ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए उदाहरण होगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा खबरों में आप देखते रहिए एलबी न्यूज़।